स्वागत है आपका। ये आखिरी और पांचवें भाग प्रॉपर्टी के लेक्चर पे। इसमें हम स्पेसिफिकली इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर एक इंट्रोड्यूस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी को, जो कि एक तरह से पैरामीटर है जो कितना आप आइडियल गैस से अलग और डिफरेंट होते हैं उसको ये दर्शाता है। और ये नॉर्मली ग्राफ के फॉर्म में होता है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आमतौर पे इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज़ होता है रियल गैस के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये आपको पहले भी आपने ये पढ़ा होगा 11th में, 10th 11th में इसके बारे में शुरुआत हो जाती है। कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो पी वी टी रिलेशन को एक एम्पिरिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है। जो सबसे आसान और जो आम तौर पे बेसिक अजम्पशन के माध्यम से जो इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन किया गया उसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो आइडियल है टर्म, ये बेसिकली ये निकल के आता है कि ये जब बहुत ही लो प्रेशर होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर होते हैं और इस तरह से ये एज्यूम करते हैं कि वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है। और इसी तरह से उसका जो रिलेशन है ये एक्सपेरिमेंट में भी पाया गया है कि ऐसे स्थिति में आपका प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, या प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के पे। तो इसीलिए पी वी इज इक्वल टू आर टी का जो रिलेशन है ये वहाँ से निकल के आता है। तो ये इक्वेशन आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, लेकिन कई स्थिति पे ये एक्यूरेट और बहुत ही कमाल का ये काम करता है। लेकिन वो टेम्परेचर प्रेशर जो है वो सही होना चाहिए। जैसे लो प्रेशर या हाई, जैसे कि लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे ये बड़ा अच्छा ढंग से काम करता है, क्योंकि ऐसे में आपके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। तो इसलिए लो प्रेशर पे जैसे या गैस बहुत ही कम डेंस है तो आराम से वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये आपका आर टी है, तो ये जो आर आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। जो ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं गैस कांस्टेंट, और इसका जो यूनिट है ये किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसको हम कई ढंग से लिख सकते हैं। जो पी वी इज इक्वल टू आर टी, और आर जो है वो आपका एक यूनिवर्सल गैस लॉ और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि आपका 8.3147 किलो जूल्स पर किलो मोल केल्विन है। ये आर जो है इससे कनेक्ट होता है और ये होता है आर इज इक्वल टू आर यू डिवाइडेड बाई एम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे पी वी जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वी बाई एम है, मास इज इक्वल टू आर टी। तो ये आपका पी वी कैपिटल वॉल्यूम और कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम और एम आर टी। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट है, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये आर जो है, जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल जो गैस कांस्टेंट है ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है इस पे डिपेंड करता है, मोलर मास केजी पर किलो मोल। इसीलिए आर जो है वो चेंज होगा। अगर आप सब्सटेंस चेंज करेंगे तो आर, कैपिटल आर चेंज होता रहेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे ये हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन दिखाया कि आर की वैल्यू चेंज होती है, पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। वो जैसे कि इस यूनिट पे ये 8.314 किलो जूल्स किलो पर किलो मोल केल्विन है। तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, या आप अगर उसको चाहे तो आप उसे मोल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
कि पी वी इज इक्वल टू जैसे स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम आर टी आपने कहा, और इसको हम लिख सकते हैं पी कैपिटल वी डिवाइडेड बाय मास आर टी। सो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, है ना। और अगर चाहे तो इसको आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका एम आर यू डिवाइडेड बाय मोल, ये आ गया मोलर मास। तो पी वी इज इक्वल टू एम बाई कैपिटल एम आर यू टी, और पी वी इज इक्वल टू ये क्या है, ये रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स आर यू टी। सो ये हो गया, ये क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, दोनों ही काम करते हैं डिपेंडिंग कि आपके पास क्या सिस्टम का इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सपोज अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वो कोई भी सिस्टम है उसका मास अगर फिक्स्ड है, गैस ही ले लेते हैं, ये गैस ले लेते हैं कोई भी गैस, और वो उसे एज्यूम करते हैं कि ये आइडियल गैस है। तो ये आइडियल इक्वेशन गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, और इसका एज्यूम करते हैं अगर कि मास कांस्टेंट है और टेम्परेचर P1 T1 से ये चेंज हो रहा है P2 T2 पे, ओके। तो इसका नेचुरली इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो लेकिन मास कांस्टेंट है, इस वजह से आप पी वी इज इक्वल टू आर टी एम, अगर एम कांस्टेंट अगर है तो P1 V1 और आर भी उस आर चूँकि गैस सब्सटेंस का है तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो P1 V1 T1 को आप P2 V2 T2 लिख सकते हैं, क्योंकि m जो है कैंसिल हो जाएगा, तो m कांस्टेंट है। और इस तरह से ये जब कांस्टेंट होता है तो नेचुरली जो कंडीशन अगर चेंज होती है तो ये आपका m बाई एम आर है, तो ये सेम रहेगा हर स्थिति पे। इस तरह के रिलेशन जो है वो काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो आइडियल गैस के रिलेशंस हैं। जैसे कि अगर इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया गया है कि V1 अगर इंफॉर्मेशन दी गई है और V2 निकालना है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि V2 आपका P1 V1 D1 मल्टीप्लाइड बाई T2 बाई P2 है ना। तो इस तरह से आपका V2 निकल सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार जो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर आप जैसे कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब पर यूनिट केजी हो गया। अगर पर यूनिट मोल लिखना है तो आप इसे वी बार भी कर सकते हैं, और ये आपका आ गया आर यू टी। तो ये कई किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, जो आपको फिर अलग से आपका सिंबल दिख जाता है कि ये वाला जो है स्मॉल वी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, और ये आपका हो गया मोलर वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम पर यूनिट मोल। तो इस तरह से इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जैसे इसी तरह और भी आप यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर यूनिट मोल में, जैसे इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल आपने इसको आप यू बार कह रहे हैं, एच बार कर रहे हैं। खैर ये तो और अब आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यूजुअली पर मोल और पर केजी जो है वो इंटरचेंजेबल है। आप जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि मास जो होता है वो मोलर मास इनटू मोल है, तो इसका बेसिक डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय n। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और ये एक दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट को हमने अभी डिस्कस किया। एक कैपिटल पी वी इज इक्वल टू स्मॉल m मतलब मास आर टी, और पी वी बार मतलब पी वी बाई एन इज इक्वल टू आर यू टी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये अभी बात कर रहे थे कि रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है जब वो डेंसिटी बहुत कम होती है। और यूजुअली डेंसिटी कब कम होती है, जब लो प्रेशर होता है या हाई टेम्परेचर होता है। तो इस तरह के गैसेस जो होते हैं वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है।
पर बाकी स्थिति में आइडल गैस रिलेशन जो है वो काम अच्छा नहीं करता, तो इसलिए बहुत ध्यान से ये यूज़ करना चाहिए आइडल गैस। हर कंडीशन पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि किस रीजन में, अगर आप फेस डायग्राम से अगर आप समझे और या प्रॉपर्टी डायग्राम से समझे, तो किस रीजन में आइडल गैस को अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। बट पहले हम लोग एग्ज़ाम्पल करते हैं, और ये एग्ज़ाम्पल है आपका गेज, ये टायर के बारे में है कि कोई ट्रिप शुरू होने से पहले, जो इनिशियल ट्रिप, अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ट्रिप शुरू किया, तो गाड़ी में जो टायर का जो प्रेशर था, वो गेज प्रेशर, ओके, वो 210 किलो पास्कल था, ठीक है। पी गेज 1 और पी गेज 2 जो है, मतलब आपके ट्रिप होने के बाद 202 किलो पास्कल। पर जहाँ पे ये 220 किलो पास्कल था, वो वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 95 था। तो हम एज्यूम करते हैं कि जब स्टार्ट किया होगा तो सपोज़ 100 किलो पास्कल था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम अगर सेम है टायर का, और इनिशियली टायर का जो एयर टेम्परेचर था, टायर में एयर है, एयर टेम्परेचर था वो 25 डिग्री था, तो फाइनल टेम्परेचर टायर का क्या होगा ट्रिप के बाद। तो पहला तो ये कि हम इसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये आइडल गैस है। तो आइडल गैस है और इसका मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे कहें कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पी वन वी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू टी टू। चूँकि वी वॉल्यूम सेम है, तो पी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू टी टू, और T2 हमें निकालना है, तो T2 क्या हो जाएगा, P2 बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई T1। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया। अब आपको P2 निकालना है, तो P2 क्या हुआ, P2 हुआ फाइनल प्रेशर, जो कि P गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब 220 प्लस 95 किलो पास्कल होगा, ठीक है। और P1 क्या होगा, P1 होगा आपका 210 प्लस 100 किलो पास्कल। तो ये हो गया आपका P1 जो 300 P1 हो गया जो 310 है, और P2 क्या हो गया जो 315 है, ओके, किलो पास्कल, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इनिशियल क्या था 273 प्लस 25 केल्विन में, है ना। तो ये आपका ये T2 निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ कंप्लीट, बट आप कैलकुलेटर लेके इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि आइडल गैस जो है वो लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं गैसेस का, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लो या हाई क्या होता है। तो उसको एड्रेस करने से पहले, उसका उत्तर देने से पहले, सबसे पहले क्वेश्चन हम करते हैं, क्या ये वाटर वेपर को हम आइडल गैस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक आइडल गैस का ये एक वाटर का फेज डायग्राम है, टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इसमें हम लोगों ने आइसोबार्स लिखे हैं अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे, अगर ध्यान दिया है, ओके। यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये सब प्रेशर्स है, लाइन है, जैसे ये 30 मेगा पास्कल का है, और ये आपका 0.8 किलो पास्कल, 0.10 किलो पास्कल और ऐसे। सो ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये एनालाइज किया गया है कि अगर प्रेशर 10 किलो पास्कल से कम है, तो वाटर वेपर को हम ट्रीट कर सकते हैं आइडल, मतलब वाटर मतलब सुपर हीटेड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम जो वेपर रीजन है, इसको हम आइडल गैस कंसिडर कर सकते हैं। और ये रीजन आपको जो हाईलाइट किया गया है, ये बेसिकली इसको आइडल गैस हम कंसिडर कर सकते हैं। बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर अगर इधर बढ़ता है,
तो ये सब रीजन जो है इसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं मान सकते हैं आइडल गैस, और इसमें एरर्स की जो है बढ़ जाती है बहुत, और बहुत ही लार्ज एरर आ जाती है। इसलिए इसको और जितना जितना ज़्यादा ये क्रिटिकल पॉइंट के आसपास रहेगा उतना ज़्यादा एरर बढ़ जाता है आइडल गैस का। इसीलिए आइडल गैस का यूज़ जो है जैसे स्टीम पावर प्लांट इन सब जगहों में नहीं होता है। ओके, तो बहुत ही सोच समझ के आइडल गैस का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें जिसमें कि परसेंटेज एरर इस रीजन में जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये सब रीजन ऑलमोस्ट 0% है। अगर आप परसेंटेज एरर आइडल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो टेबल पे है, जो आपने टेबल यूज़ किया था पहले, सैचुरेशन टेबल का, सुपर हीटेड वेपर टेबल का, और इसका अगर आप टेबल से एरर कैलकुलेट करें तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट 0 है। और जैसे जैसे आप प्रेशर पे जाते आते हैं इसका एरर जो है वो काफ़ी परसेंटेज वाइज काफ़ी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो 170 के आसपास आ जाएगा, 170 150 परसेंटेज काइंड ऑफ, इतना वेरिएशंस आता है। ठीक है, तो बट उस रीजन में जहाँ पे एरर 1% से कम है तो उसमें हम आराम से आइडल गैस यूज कर सकते हैं, जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो आइडल गैस बिहेवियर से डेविएशन के लिए एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो आपका जैसे PV/RT आपका आइडल गैस है, तो ये अगर Z हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो मतलब ये हुआ Z = PV/RT। और ये चूँकि अगर वो एक्चुअल जो डेटा है और जो आइडल गैस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल जो वैल्यू है, जो वास्तविक वैल्यू है, और जो आइडल अगर हम एज्यूम करके करते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका रेशियो भी Z को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है, अगर ये सेम है तो ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और इसका मतलब ये कि आइडल गैस अगर है तो वो Z = 1 होगा, और अगर रियल है तो वो <1 भी हो सकता है, 1 भी >1 भी हो सकता है। तो ये एक रिप्रेजेंट करता है डिविएशन को, और डिविएशन का मतलब कितना वो आइडल गैस बिहेवियर से दूर से भाग रहा है या जा रहा है सिस्टम का बिहेवियर। ओके, सो ये काफ़ी यूज़फुल रहा है, थर्मोडायनामिक प्लॉट्स में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें कहा कि जितना Z से यूनिटी से ज़्यादा दूर होगा उतना गैस जो है वो आइडल गैस बिहेवियर से अलग रहेगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कस किया था, पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे कि आइडल गैस जो है वो लो डेंसिटी पे बिहेव करता है, और लो डेंसिटी जो है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे यूजुअली होती है। तो क्वेश्चन ये है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, किसके रिलेटिव है, क्या क्या कंडीशन, बिकॉज टेम्परेचर तो किसी किसी चीज़ के लिए टेम्परेचर, जैसे मेटल के लिए 100 डिग्री जो है सेल्सियस वो लो होगा, वो तब भी वो मेटल ही रहेगा, बट वाटर जो है वो बॉयल करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। परंतु इसी तरह जो है 2000 केल्विन जो है वो उसमें मेटल जो है, कई मेटल्स जो है मेल्ट करने लगेंगे। तो रिलेटिवली किसको आप कहेंगे लो या हाई, वो डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस को आप ले रहे हैं। अगर एयर है, वाटर है, मेटल है, तो अलग अलग उसका मतलब निकल के आएगा। तो जो इसका उत्तर है वो ये है कि हमेशा हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेटिव बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये कंसिडर किया है कोई गैस जिसकी या सब्सटेंस या फ्लूइड जिसका ये फेज डायग्राम है या प्रॉपर्टी डायग्राम है, तो इसके ऊपर जितने भी है वो हायर टेम्परेचर और निकल के आएगा, क्योंकि ये रिलेटिव है। तो ओके, और इसके नीचे जाएगा वो लो टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये एक तरह से हम प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ अ गैस को हाई या लो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से कहते हैं। सो
ये एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें कि एट वेरी लो प्रेशर, जब बहुत ही प्रेशर बहुत कम हो जाता है, P गोज़ टू ज़ीरो, ठीक है, तो हर रियल गैस जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेव करती है। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लो प्रेशर करेंगे तो हर गैस जो है वो स्टार्ट करती है भीगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टिकल्स इतने दूर हैं कि वो एक दूसरे को असर ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन ही नहीं है उनका, तो वो आइडल की तरह इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। नाउ गैसेज जो है वो बिहेव करता है डिफरेंटली। अगर आपने मीथेन लिया, प्रोपेन लिया, तो हर टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर आपने सपोज़ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम लिया, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम में ये 1/ρ भी होता है, तो आप 1/डेंसिटी भी होगा। तो जैसे जैसे आपने कंसिडर किया डिफरेंट जैसे कि हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो मीथेन हुआ, इथेन हुआ, है ना, इस तरह से, तो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ती चली जाती है और इसका जो है फेज़ एनवेलप भी अलग रहेगा। तो ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि कैसा है, एग्जैक्ट इसको न्यूमेरिकली ये करेक्ट नहीं हो सकता, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये नोट किया गया है कि अगर आप T/Tc हर एक किसी का Tc करे तो ये आपका आ जाता है सपोज़ रिड्यूस टेम्परेचर, और V/Vc कर दे मतलब रिड्यूस वॉल्यूम, या आप P/P कर दे, तो ये जो प्लॉट्स हैं, ओके, ये जो प्लॉट्स हैं वो तीनों जो हैं वो एक ही प्लॉट पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं, मतलब एक ही पे ऊपर एक दूसरे के आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिड्यूस में यूनिट्स में देखें, क्योंकि इसका कोई यूनिट्स नहीं है, तो ये तीनों आ जाते हैं, तो इसी में आपका CH4 आ गया, C2H6 आ गया और बाकी डेटाज आ गए, है ना। तो अलग अलग ये पता चला है कि इसमें सपोज़ मान के चले कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, चूँकि ये T/Tc है तो ये 1 होगा, है ना, तो और ये जो V/Vc है तो यहाँ पे ये 1 होगा। तो ये इस तरह के जो बिहेवियर है जो कि रिड्यूस प्लॉट पे बाकी जितने भी फेज एनवेलप हैं वो एक दूसरे पे आ जाते हैं। इस टाइप के प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के, और ये रिमार्केबल है, ये आश्चर्यचकित ये है कि इसमें जितने भी गैसेस हैं वो सब इसी तरह के बिहेव करते हैं, जो सिमिलर गैसेस हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन के सीरीज़ ले ले तो आप कितने भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, n नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कि सपोज़ 24 हैं, वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उसका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि अगर आपके पास एक ग्राफ है जो कि रिड्यूस प्लॉट में है, तो आप बेसिकली कोई भी कंडीशन ले लीजिए तो वहाँ से आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि वो स्पेसिफिक कंप्रेसिबिलिटी चार्ट उसी की बात होती है जहाँ से आप डेटा जो है रिड्यूस प्लॉट में होता है और आप उसी प्लॉट से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो समराइज़ करते हैं इस आइडल गैस बिहेवियर को। अगर आइडल गैस बिहेवियर को आप टीवी डायग्राम में देखें तो ये टीवी डायग्राम है, तो ये आपका टिपिकल फेस प्लॉट है। यहाँ पे आपका आइडल गैस बिहेवियर यूजुअली मिलता है इस रेंज में, और यहाँ पे आपका नॉन आइडल गैस बिहेवियर होता है। ऑफ कोर्स ये तो लिक्विड होगा, तो यहाँ पे हम एज्यूम नहीं करते हैं। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट से दूर और लो प्रेशर पे नॉर्मली और हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली आइडल गैस बिहेवियर। तो अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी चार्ट की। हम लोगों ने बात किया था Z का, जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हुआ, और यही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z एज अ फंक्शन ऑफ TR, PR, VR, ओके, सब रिड्यूस प्लॉट। ओके, तो ये है कंपैरिजन Z फैक्टर्स फॉर वेरियस गैसेस। मतलब यहाँ पे Z जो है वो कई गैसेस का को प्लॉट किया गया है, और Z एज अ, चूँकि Z भी आपका जो है वो एक नॉन डायमेंशनल है ना, तो एज अ फंक्शन ऑफ ये रिड्यूस PR। तो आपको नोट कीजिए, यहाँ पे मीथेन है, इथाइलिन है, इथेन है, प्रोपेन है, एन ब्यूटेन है, आइसोपेंटेन, एन हेप्टेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और ये आपके अलग अलग कर्व्स हैं। जैसे ये वाला लाइन जो दिख रहा है वो TR = 1 है, ये आपका लाइन दिख रहा है TR = 1.1 है, और ये 1.2 है।
और अलग अलग सिंबल जो हैं अलग अलग गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से ये फॉल कर रहा है। अगर आपने ये फिक्स किया और ये फिक्स किया तो आपका ये स्पेसिफिक पॉइंट आ गया। और इस पे आप चाहे वो मीथेन हो, इथाइलिन हो, इथेन हो, कोई भी हो, इस पॉइंट पे आपका स्पेसिफिक z होगा। ओके, आपने z निकाला तो अगर आपने फिक्स कर दिया PR और TR तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक z हो गया। और z जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब चाहे वो इथेन हो, मीथेन हो, जब आपका TR PR फिक्स हो गया तो z भी एक फिक्स हो चुका है। तो उसके बाद आप उसमें इंफॉर्मेशन से, बाकी इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं अदर प्रॉपर्टीज़। बट यही कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट प्रिंसिपल है कि इस एक बार हर रिड्यूस्ड लाइंस पे आपके चाहे कोई भी गैस हो, यहाँ पे जो हम लोगों ने करीबन 10 गैसेस को रिप्रेजेंट किया है, सब फॉल करते हैं, एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं। TR 1.5 पे सब फॉल कर रहे हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसी को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट प्रिंसिपल कहते हैं। इसका एक अलग सा इसका मतलब है कि किस तरह से फंडामेंटली इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मेनली ये है कि आपने जब TR और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक किसी भी सब्सटेंस का एक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उसको आप निकाल लेते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो फीचर्स हैं, मतलब उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, जो की प्रॉपर्टीज़ है, उसको आपने स्केल कर दिया है। और जब स्केल कर दिया तो बाकी जो बचा है वो सिमिलर बिहेवियर आप समझ सकते हैं बाकी गैसेस का। और इसी वजह से ये सब जो है एक ही जगह, एक ही लाइन में, एक ही कर्व में फॉल करते हैं। तो जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी चार्ट नॉर्मली आपको बुक्स में मिलेंगे। इसमें जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे मिलता है, और यूजुअली ये आपके Z वर्सेस PR होगा। और ये सब जो डेटा आपको दिख रही हैं ये अलग अलग TR पे होता है, अलग अलग VR पे होता है। और इसका यूज़ जो है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें अगर बोला गया है कि टेबल से यूज़ कीजिए इन्फॉर्मेशन, इक्वेशन स्टेट से यूज़ कीजिए इन्फॉर्मेशन, या चार्ट से यूज़ कीजिए इन्फॉर्मेशन, तो इन तीनों से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा डेटा जो है आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आप यूजुअली जो टेबल है वो तो सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और कंप्रेसिबिलिटी चार्ट भी एक बड़ा अच्छा वैल्यूबल है अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन उस रेंज में ये चार्ट दिया गया है। तो कई बार चार्ट पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें मैनुअली देखते हैं तो एरर चांसेस हैं, इसलिए टेबल ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। बट नेवरदलेस जो है फिर भी ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और लेकिन ख़ास बात यह है कि इसकी सब इन्फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी चार्ट में नहीं है। तो कई बार इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से आपको तीनों अगर समझ में आता है तो आप डिपेंडिंग ऑन किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पिक कर सकते हैं कि क्या डेटा कहाँ मिलेगा, उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन स्टेट जो आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट हमने जो पढ़ा उसमें केवल सर्टन कंडीशन पे ही, सर्टन टेम्परेचर प्रेशर पे ही आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए उसको मॉडिफाई किया गया है और कई इक्वेशंस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। वंडरवाल शुरुआत में वंडरवाल ने किया था, उसके बाद आपको कई और इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो वंडरवाल ने बेसिकली प्रेशर को करेक्ट किया था और वॉल्यूम को भी करेक्ट किया था। जैसे हम लोगों ने देखा कि PV=RT आपका आइडियल इक्वेशन स्टेट है और यहाँ पे ये करेक्शन टर्म है। और ये काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है रियल फॉर्म में, पर ऑफ कोर्स इसके भी लिमिटेशन है, इसकी भी एक कमियां हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप PV डायग्राम लेते हैं तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है और यूजुअली ये टेम्परेचर है, तो ये आपका सैचुरेशन कर्व है। और यहाँ पे जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो यहाँ पे ये इस तरह से एक इन्फ्लेशन पॉइंट आएगा। इन्फ्लेशन पॉइंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो अगर आप del P by del V T इक्वल टू TC ज़ीरो करें और del स्क्वायर P by del V स्क्वायर T इक्वल टू TC ज़ीरो करें और इस इक्वेशन को यूज़ करें, तो आप इस A और B जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, उसको आप निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू जो है ये निकल के आती है और B की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा है मैंने।
तो कहने का मतलब ये आपको कोई अगर गैस दिया गया है, उसका अगर क्रिटिकल पॉइंट दी गई है, तो आप ए और बी निकाल सकते हैं, और उसके बाद उसका आप इक्वेशन ऑफ स्टेट, वंडर वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें ए और बी ये जो टर्म यूज़ किया गया है, इसमें दो करेक्शंस हैं। एक तो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो ये यहाँ से आता है, जिसकी वजह से फोर्स का प्रेशर करेक्शंस है, और दूसरा जो है वो वॉल्यूम जो है, जो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है, वो उसको करेक्ट किया गया है। आइडियल गैस में हम फोर्सेस को ज़ीरो मानते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, और वॉल्यूम को भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसीलिए इसको करेक्शन इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा ऑफ कोर्स ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट मिलेगा, जिसमें कई पैरामीटर्स हैं। जैसे इस केस में केवल 2 पैरामीटर्स है, ए और बी। इस केस में आपके बीटे ब्रिजमैन के और भी पैरामीटर्स हैं, और ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, एक्यूरेट अप टू 0.8 टाइम्स रो क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल डेंसिटी का 0.8 टाइम तक ये रीजनेबल एक्यूरेट करता है कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। और उसके बाद आपके पास बेनेट वेब रोबिन इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसमें 8 कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये काफ़ी हद तक इक्वेशन ऑफ स्टेट काफ़ी हद तक ये सही रिप्रेजेंट करता है रियल स्टेट को। 2.5 टाइम, मतलब समझ रहे हैं कि इसका सुपर हीटेड रीजन में भी आपको काफ़ी हद तक कैप्चर कर सकता है। फिर आपका विरल इक्वेशन ऑफ स्टेट हुआ, जो जिसमें कि ये टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स आते हैं इसके। ये स्पेसिफिकली इसमें सी ए बी सी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ही हैं केवल, और इसे कहते हैं विरल कोफिशिएंट। ये जितना आप ऐड करते हैं उतना आपका सिमिलर, उतना आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो वैल्यूबल है, या इन्फॉर्मेशन करेक्शन होता है। लेकिन इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर नेचर से निकाला जाता है, तो इसके ए बी सी डी ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पर ये ऐसा इक्वेशन स्टेट है जो आप मॉलिक्यूलर नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ए फॉर एग्जांपल जो है वो 2 मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है, केवल 2 मॉलिक्यूल का क्लस्टर का कंट्रीब्यूशन है। बी जो है वो 3 का है, सी आपका 4 का, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप ये जो विरल इक्वेशन स्टेट है वो मॉलिक्यूलर नेचर का रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो है वो मोर ऑफ अ एम्पिरिकल रिलेशन है, वो पैरामीटर फिटिंग है। सो इसको ये इक्वेशन स्टेट, जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग इनका एक्यूरेसी है, और इसको अगर आप केवल नाइट्रोजन का अगर देखें, और नाइट्रोजन का अगर एदर रिलेटिव वॉल्यूम जो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टेबल से है, उसका अगर एदर प्रेजेंट एदर को हम लोग कैलकुलेट करें इस प्लॉट पे, जो प्लॉट दिया गया है टेम्परेचर वर्सेस मोलर वॉल्यूम, तो ये आपका ये आ गया 2 फेज रीजन, और ये आपका आ गया सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये आपका आइसोबार्स है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ये दिखा रहा है वो एरर दिखा रहा है इसी का। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैन डर वाल्स हुआ, बीटल हुआ ये। बट जैसे जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो ये रेंज आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट के पास है, और ये आपका 0.5.7 जो है वो वंडर वाल दिखा रहा है, बीटल जो है 59.3 है, 18.7 ये दिखा रहा है। बट इसका बिहेवियर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ये आपका वंडर वाल जो है यहाँ पे ख़राब दिखाता है। तो इस तरह के ये वैरी करता है एक्यूरेसी, डिपेंडिंग ऑन आप किस रेंज में है, और आप इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जिससे कि और अच्छा ज़्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेके सकते हैं, जिससे कि एक्यूरेसी बेटर हो। बट आमतौर पे जो इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, वो पेंग रॉबिन्सन और 2-3 और इक्वेशन स्टेट हैं। तो इस कोर्स में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेनली हम आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ही यूज़ करेंगे। बट ये एक तरह से आपको जानने में अच्छा रहेगा कि डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स जो एक सेकंड यूजुअल कोर्स है आपके सेकेंड ईयर में, वो उसमें आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग को। यहाँ पे मैं तो मोरलेस आपको ये तो समझ में आया है कि डिफरेंट अलग अलग ढंग से इक्वेशन स्टेट हो सकते हैं, और इसकी अलग अलग एक्यूरेसी हो सकती है। आपके एडवांस कोर्स में इसके बारे में और अच्छे से समझाया जाएगा, पर्टिकुलरली पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन स्टेट और डिफरेंट जो एडवांस इक्वेशन स्टेट है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और यूज़ होते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में जो है 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और उसके कितने तरह के अवस्थाएं होती हैं, फेजेस होती हैं,
और ये जब चेंज होता है उस प्रोसेस में जैसे कैसे डिफाइन करते हैं, कंप्रेस लिक्विड के बारे में बात किया हमने, सैचुरेटेड लिक्विड के बारे में बात किया, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड वेपर के बारे में बात किया, टू फेज रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसे समझा जाता है, और क्या कंडीशंस पे ये कंप्रेस लिक्विड होगा या सुपर हीटेड वेपर होगा। जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोगों ने प्रॉपर्टी डायग्राम के बारे से रिप्रेजेंट किया, और फाइनली हमने प्रॉपर्टी टेबल्स देखे जिसमें कि और उसके लिए हमने इंथाल्पी भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी टर्म है, और इसमें भी हम लोगों ने डिफाइन किया डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इस लेक्चर में जो में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट को समझा, और पर्टिकुलरली क्या कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या गैसेस बिहेव करते हैं या आइडियल गैस, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया जो कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस है, और उससे जो ग्राफ जो बनता है वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो चार्ट है। और फाइनली डिफरेंट काइंड ऑफ जो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो पॉसिबल हैं बहुत ही कम जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, जो ऑफ कोर्स एडवांस कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया और इसका यूज़ हो है जो हम लोग आगे के कई लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर है। फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।